भारत तक अब नए अंदाज में। बारबाडोस जब 400 सालों के बाद आजाद हुआ तो इस तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर कितने ऐसे देश हैं जो अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हैं वो आते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आ गए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जो कि अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में नाम है एंटीगुआ और बारबुडा का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलिजे, कनाडा, ग्रेनडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, इसके बाद सोलोमन आइलैंड और टुवालू। ये वो तमाम देश हैं छोटे छोटे जो कि अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ की जो सांकेतिक जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हैं क्वीन एलिजाबेथ II और उनके अधीन ये तमाम देश आते हैं। लेकिन आखिर इस हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? क्या वाकई में यहाँ पर जो तमाम बड़े फैसले हैं वो महारानी लेती हैं या फिर इसका कुछ और अर्थ है? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तमाम छोटे छोटे देशों के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ पर स्थित हैं, कब आज़ादी मिली और कब से वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत जो है राज कर रही है और अब तक वो क्यों जो है उनके अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीगुआ और बरमूडा की। ये वेस्ट इंडीज में स्थित एक देश है और ये कैरेबियाई सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। ये मुख्य रूप से दो बड़े द्वीपों एंटीगुआ और बरमूडा से मिलकर बना है। ये कैरेबियन क्षेत्र के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ये देश 1981 में स्वतंत्र हुआ था और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। इस देश की राष्ट्राध्यक्ष जो है वो क्वीन एलिजाबेथ II हैं और अब तक वही हेड ऑफ स्टेट है और वहाँ पर वो एक गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त करती हैं जो कि उनके अंतर्गत काम करता है। दूसरा जो देश है वो है कनाडा। ये अमेरिका महाद्वीप के सबसे पास में है और ये उत्तरी भाग में यूएसए के पास में पड़ता है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा पहले ब्रिटिश उपनिवेशों का एक संघ था और ये भी एक संवैधानिक राजतंत्र है। अंग्रेजों और फ्रेंच दोनों यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी भी राष्ट्राध्यक्ष एलिजाबेथ II हैं। यहाँ भी रानी एक गवर्नर जनरल नियुक्त करती हैं और वो वहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं, लेकिन ये पद बस सांकेतिक है। व्यवहारिक रूप से कनाडा के प्रधानमंत्री ही सरकार चलाते हैं। ये अमेरिका के सबसे करीबी मित्रों में से एक है। साल 1982 में कनाडा की जो संविधान है उसको वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दिया था और आपको बता दें कि 25 मार्च 1982 को ये तमाम चीज़ें हुई थी। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ II ने 17 अप्रैल 1982 को कनाडा को आज़ादी देने की बात कही थी। इसके बाद जो देश आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये देश प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी कैनबरा है और इस देश को 17वीं शताब्दी में डच यात्रियों ने खोजा था, जिन्होंने इसका नाम पहले न्यू हॉलैंड रखा और बाद में एलिजाबेथ II ने इसे ऑस्ट्रेलिया नाम दे दिया है। आपको बता दें कि एलिजाबेथ II को ऑस्ट्रेलिया की रानी भी कहा जाता है। कुछ स्थितियों में रानी के प्रतिनिधि यानी कि गवर्नर जनरल और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच गंभीर मतभेद भी पैदा हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1975 का ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक संकट है, जिसमें गवर्नर जनरल ने एक चुने हुए प्रधानमंत्री गोफ विथलब को बर्खास्त कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का जन्म साल 1901 से हुआ और तब वहाँ पर जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता था। आपको बता दें कि इसकी आज़ादी जो है वो 1931 में ही इसे ऑफर कर दी गई थी और जो कि 1942 तक अपना ली गई थी। अब बारी आती है बहामास की। ये भी एक वेस्ट इंडीज में स्थित एक छोटा देश है जहाँ पे 700 से अधिक द्वीप जो हैं वो मिलकर इसे बनाया गया है। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के सबसे धनी देशों में से एक है। 1717 में ये देश आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था और इस देश को 1973 में आज़ादी मिली थी। इसकी राजधानी नसाउ है और यहाँ की जलवायु खुशनुमा है और यहाँ अच्छे अच्छे समुद्री तट भी हैं यानी कि समुद्री बीचेज हैं जो इसे एक अच्छा पर्यटन का केंद्र बनाते हैं। लेकिन ये देश जो है वो ड्रग तस्करी और व्यापक हिंसक अपराधों जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। इसके बाद बारी आती है ग्रेनडा की। ये देश भी कैरेबियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है और इस देश को मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। ये देश 7 फरवरी 1974 को स्वतंत्र हो गया था और यहाँ रहने वाले लोग मुख्य रूप से अफ्रीकन या यूरोपियन मूल के हैं। फ्रांस ने 17वीं शताब्दी में यहाँ हजारों की संख्या में अफ्रीकन दासों को लाया था और यहाँ की राष्ट्राध्यक्ष भी एलिजाबेथ II हैं, जिनका प्रतिनिधि एक गवर्नर जनरल यहाँ पर काम करता है।
अब बात आती है जमैका की। ये देश कैरेबियन सागर में स्थित है और जिसकी राजधानी जो है वो किंगस्टन है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय इस देश की भी राष्ट्राध्यक्ष हैं और 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस देश को देखा था और इस देश को 1655 में ब्रिटेन ने हथिया लिया था। इस देश को 1962 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। और आपको बता दें कि महान जो धावक हैं उसैन बोल्ट इसी देश से आते हैं। 2012 में जमैका की प्रधानमंत्री स्पिंसन मिलर ने एलिजाबेथ II को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाने की बात की थी। तब से जमैका में समय समय पर ऐसी मांग उठती रही है। और आपको बता दें कि अगला देश इस कड़ी में है सेंट किट्स एंड नेविस। ये भी वेस्ट इंडीज में स्थित एक देश है और ये कैरेबियन क्षेत्र में स्थित होने वाला एकमात्र संघीय देश है। 1623 में ब्रिटेन ने अपना पहला कैरेबियन उपनिवेश सेंट किट्स को ही बनाया था। 1628 में ब्रिटिश ने नेविस को भी अपना उपनिवेश बना लिया था। उसको 1983 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। इस देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी अफ्रीका के दासों का वंशज है और इस देश में अक्सर जो है वो तूफान आते रहते हैं। नेविस हमेशा सेंट किट्स से अलग होने की बात करता है। अब जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो है पपुआ न्यू गिनी। ये देश ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसकी राजधानी पोर्ट मोसेबाई है। ये दुनिया की सबसे अधिक सांस्कृतिक विविधताओं वाले देशों में से एक है। यहाँ 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और ये ज्वार भट्टा, भूकंपों और ज्वालामुखियों के लिए सबसे ज्यादा पीड़ित देश है। अब बारी आती है न्यूजीलैंड की। ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और ये 2 बड़े द्वीपों और कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राष्ट्राध्यक्ष भी एलिजाबेथ II हैं। साल 1947 में इस देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई थी और यहाँ की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न एक कुशल नेता हैं। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस को अपने देश में काबू किया उसके बाद से उनकी चर्चा जो है पूरी दुनिया में होती है। वैसे कृषि, विनिर्माण, पर्यटन और यहाँ के मुख्य आर्थिक जो है वो स्रोत हैं और इस देश का वातावरण सबसे शानदार है। इस देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा न्यूजीलैंड को एक राजतंत्र से गणतंत्र बनाने की मांग कर रहा है क्योंकि यहाँ अभी तक जो है वो ये जो स्टेट है, ये जो देश है वो पूरी तरीके से रिपब्लिक नहीं बना है। अब बारी आती है सेंट लूसिया की। सेंट लूसिया कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी कैस्ट्रीज है। इस देश में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन फ्रेंच थे। 1635 में फ्रांस ने सेंट लूसिया में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था और यहाँ का जो प्रमुख आर्थिक स्रोत है वो पर्यटन है और ये देश केले के निर्यात के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के वंशज हैं और यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईसाई हैं। ये देश कैरेबियन समुदाय का सदस्य है। रोचक बात यह है कि ये छोटा सा देश अभी तक 2 नोबेल पुरस्कार जो है वो जीत चुका है और आपको बता दें कि इस वजह से ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद बारी आती है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की। ये कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है। ये देश कई द्वीपों से मिलकर बना है। ये देश पर्यटन के लिए बहुत शानदार है। सेंट लूसिया की तरह ये देश भी केले के निर्यात के लिए काफी मशहूर है। अब बात तुवालू की। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी फुनुफती है। ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश को 1978 में आज़ादी मिली, लेकिन इस देश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो बहुत कम है, इसलिए जलवायु परिवर्तन इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस देश में अक्सर जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंदोलन होते रहते हैं। साल 1989 में यूएसए ने इस देश को ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के अंदर चले जाने वाले संभावित द्वीप समूहों की सूची में शामिल किया था। बेलीज, ये देश भी कैरेबियन सागर के पास है और मैक्सिको का पड़ोसी है। इस देश को सबसे पहले ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था। इस देश की राजधानी 1862 में बेलीज आधिकारिक तौर से ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था और ये देश 1981 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। बेलीज के कई प्रकार की संस्कृति और भाषाओं के लिए मशहूर है और यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं और ये कैरेबियन समुदाय का एक सदस्य है और इस देश की राष्ट्राध्यक्ष भी जो है वो क्वीन एलिजाबेथ II है। और इस कतार में सबसे आखिरी जो देश है वो है सोलोमन द्वीप समूह। इस देश की राजधानी होनियोरा है और ये 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है और ये पपुआ न्यू गिनी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस देश में भारी वन और कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने इस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में वापस से ब्रिटेन ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। साल 1978 में देश स्वतंत्र हो गया था और पीटर कैनिलोरिया इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस देश में हमेशा कोई ना कोई बड़ा विवाद होता रहता है और इस देश में साल 2000 में फिर से तख्ता पलट हो गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट होने का मतलब क्या होता है। दरअसल किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट होने का मतलब ये हुआ कि ये जो पद है बस एक सांकेतिक रूप में है, इसका कोई बड़ा अधिकार नहीं है। वहाँ पर जो सरकार है और वहाँ का जो कानून है वही देश को चलाता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी ये जो कहते हैं कि यहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ II हैं वो सेरेमोनियल रूलर के तौर पर है, यानी कि
औपचारिक शासक के तौर पर है यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि लगातार ये मांग करते रहे हैं कि उन्हें पूर्ण तौर पर जो है वो रिपब्लिक बना दिया जाए, और इसको लेकर जो काम है वो शुरू है, क्योंकि आपने देखा कि बारबाडोस जो है वो 400 सालों के बाद पूरी तरीके से रिपब्लिक बन गया।